40 साल का राज और सिर्फ 9 सेकंड में उसका खात्मा। ये कहानी है अतीक अहमद की, एक ऐसे गैंगस्टर से नेता बने बाहुबली की, जिसकी कहानी की शुरुआत हम उसके अंत से करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं उस रात में जिसने पूरे देश को सचमुच हिला कर रख दिया था। जगह है प्रयागराज का कॉलविन अस्पताल। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ दोनों हथकड़ियों में जकड़े हुए मेडिकल चेकअप के लिए लाए जा रहे हैं और चारों तरफ मीडिया का हुजूम है। कैमरों की फ्लैशलाइटें लगातार चमक रही हैं। माहौल में एक अजीब सी टेंशन है। और फिर अचानक पत्रकार बनकर आए 3 लड़के पुलिस का घेरा तोड़ते हैं और गोलियों की बौछार कर देते हैं। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ सिर्फ 9 सेकंड में, और वो भी लाइव टेलीविजन पर, पूरे देश के सामने। भारत के सबसे कुख्यात माफियाओं में से एक वहीं ढेर हो गया। हमले से चंद सेकंड पहले ही एक पत्रकार ने उससे पूछा था कि वो अपने बेटे असद के जनाजे में क्यों नहीं गया। अतीक का जवाब था, नहीं ले गए तो नहीं गए, बस यही थे उसके आखिरी शब्द। सोचिए, एक तांगे वाले का बेटा जुर्म और सियासत की दुनिया का इतना बड़ा नाम कैसे बना, और फिर उसका ऐसा अंजाम क्यों हुआ? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा, पूरे 40 साल पीछे, इलाहाबाद की उन्हीं गलियों में जहां से ये सब शुरू हुआ था। ये बात है साल 1979 की। प्रयागराज, जिसे तब इलाहाबाद कहते थे। एक मामूली तांगे वाले का बेटा अतीक अहमद 17 साल का था और 10वीं में फेल हो गया था। देखे, पढ़ाई लिखाई में तो उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन एक धुन सवार थी, पैसा और ताकत कमाने की। तो उसने रास्ता चुना जुर्म का। शुरुआत हुई मालगाड़ियों से कोयला चुराने जैसे छोटे मोटे कामों से, लेकिन बहुत जल्द, मतलब उसी साल, उसके नाम पर पहला मर्डर केस भी दर्ज हो गया। अतीक ये बात बहुत जल्दी समझ गया था कि इस दुनिया में आगे बढ़ना है तो खौफ पैदा करना होगा, और इस खेल के नियम सीखने के लिए उसे एक गुरु, एक उस्ताद की जरूरत थी। और वो उस्ताद था चांद बाबा। उस दौर में इलाहाबाद में शौक इलाही यानी चांद बाबा के नाम की दहशत थी। कहते हैं पुलिस भी उसके इलाके में घुसने से कांपती थी। अतीक इसी चांद बाबा का सबसे भरोसेमंद और खतरनाक शूटर बन गया। गुरु ने चेले को जुर्म की दुनिया के सारे दांव पेच सिखाए, लेकिन चेले की नजर तो गुरु की गद्दी पर थी। असली कहानी में मोड़ तब आया जब 1989 में चांद बाबा को विधायक का टिकट ऑफर हो गया। अतीक को लगा था कि यह टिकट उसे मिलेगा, उसकी मेहनत का इनाम। पर जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने बगावत का बिगुल फूंक दिया। उसने ऐलान कर दिया कि वो अपने ही गुरु चांद बाबा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, और ये ऐलान एक तरह से उसने अपनी ही मौत के फरमान पर दस्तखत कर दिया। चांद बाबा ने भी फौरन अतीक को खत्म करने का हुक्म दे दिया, लेकिन अतीक पहले से तैयार था। एक ढाबे पर दोनों का आमना सामना हुआ, गोलियां चली और अतीक की गोलियों ने चांद बाबा को वहीं सड़क पर ढेर कर दिया। गुरु अपने ही चेले के हाथों मारा गया। बस फिर क्या था, अगले 1 हफ्ते के अंदर अतीक ने चांद बाबा के पूरे गैंग का सफाया कर दिया और बन गया शहर के अंडरवर्ल्ड का नया बेताज बादशाह। अंडरवर्ल्ड पर तो अब उसका कब्जा था, लेकिन अतीक का अगला टारगेट था सियासत। वो ये अच्छी तरह समझ चुका था कि असली और बेपनाह ताकत सिस्टम का हिस्सा बनने में ही है। और देखिए, चांद बाबा को मारने के बाद वो 1989 का चुनाव जीत भी गया, और इसके बाद तो उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1 बार 2 बार नहीं, लगातार 5 बार विधायक बना। और हद तो तब हो गई जब 2004 में वो फूलपुर से सांसद भी बन गया। जी हाँ, वही फूलपुर सीट जहां से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ा करते थे। अब सोचिए, सियासत की इस ताकत ने उसे लगभग अजेय बना दिया था। विधायक और सांसद की कुर्सी की आड़ में उसने 120 से ज्यादा शार्प शूटर्स की अपनी एक प्राइवेट आर्मी खड़ी कर ली थी। अब उसे हाथ लगाने की हिम्मत किसमें थी? और सत्ता का ये नशा उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। इसका सबसे बड़ा और सबसे कुख्यात उदाहरण है 1995 का गेस्ट हाउस कांड। हुआ यूं कि जब बीएसपी नेता मायावती सरकार से अपना समर्थन वापस लेने वाली थी, तो अतीक अपने गुंडों की पूरी फौज लेकर गेस्ट हाउस पहुंच गया। वहां दरवाजे तोड़े गए और मायावती पर हमले की कोशिश भी हुई। वो सिस्टम को कैसे अपनी जेब में रखता था, इसका एक और किस्सा सुनिए। साल 1996 में उसके भाई अशरफ ने एक कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि सरकारी कागजों के हिसाब से हत्या के ठीक उसी वक्त अशरफ चंदौली की जेल में बंद था।
मतलब सोचिए, सच ये था कि अतीक ने पूरा का पूरा जेल सिस्टम ही खरीद रखा था। अशरफ की जगह उसका कोई हमशक्ल या कोई दूसरा कैदी जेल में रहता था और अशरफ बाहर घूमकर खुलेआम कत्ल कर रहा था। अतीक उस वक्त अपनी ताकत के बिल्कुल चरम पर था, पर कहते हैं ना कि घमंड ही इंसान के गिरने की वजह बनता है। और अतीक के पतन की कहानी भी एक चुनावी हार से शुरू हुई। हुआ ये कि 2004 में जब अतीक सांसद बना तो उसने अपनी एमएलए की सीट अपने भाई अशरफ के लिए खाली कर दी। लेकिन उपचुनाव में बीएसपी के एक नौजवान नेता राजू पाल ने अशरफ को हरा दिया। ये हार अतीक के गुरूर पर एक सीधा तमाचा था जिससे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। नतीजा, महज 3 महीने बाद जनवरी 2005 में राजू पाल को दिन दहाड़े 19 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। और यही वो हत्याकांड था जिसने उमेश पाल नाम का एक ऐसा गवाह पैदा किया जो आखिर में अतीक के पूरे साम्राज्य के अंत की वजह बना। फिर वक्त बदला, सत्ता बदली। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और नए मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल पर खड़े होकर ऐलान किया, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। बस यहीं से अतीक के साम्राज्य के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन क्लीन। एक एक करके अतीक की 70 करोड़ से भी ज्यादा की अवैध संपत्तियों को या तो जब्त कर लिया गया या उन पर बुलडोजर चला दिया गया। मतलब उसकी आर्थिक कमर पूरी तरह से तोड़ दी गई। अतीक अब जेल में था, लेकिन उसका घमंड अब भी जिंदा था। और आखिर में इसी घमंड ने उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। साबरमती जेल में बैठे बैठे उसने राजू पाल हत्याकांड के इकलौते और आखिरी गवाह उमेश पाल की हत्या का फरमान सुना दिया। और ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इसके बाद जो हुआ शायद अतीक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कुछ ही हफ्तों के अंदर उसका बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। फिर 28 मार्च को अपने 40 साल के क्रिमिनल करियर में पहली बार अतीक को किसी केस में सजा हुई, उम्र कैद। और फिर ठीक 18 दिन बाद 15 अप्रैल को उसका और उसके भाई का दोनों का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब देखिए, गोली जलाने वाले शूटर्स ने तो कहा कि वो बस फेमस होना चाहते थे, लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी है? कई सवाल हैं जो आज भी हवा में तैर रहे हैं। कहा जाता है कि अतीक ने कई बड़े नेताओं और अधिकारियों के राज खोलने की धमकी दी थी। और तो और जांच में उसके कनेक्शन पाकिस्तान की आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा तक से जुड़े पाए गए। तो सवाल यही उठता है कि क्या वो 3 शूटर वाकई में सिर्फ मोहरे थे? क्या कुछ बड़े और ताकतवर लोगों के राज को हमेशा के लिए दफन करने के लिए अतीक को खामोश कर दिया गया? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले।